तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल क्या था, और हम लोगों ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, ये सभी हम लोगों ने देखा था पार्ट्स ऑफ सेल के अंतर्गत। अब हम आज का जो टॉपिक हमारा है वह है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक क्या होता है तो हम बता देते हैं। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक वही कार्य करता है जो एक मानव बॉडी में एक दिमाग करता है। दिमाग क्या करता है, पूरे बॉडी कंट्रोल करता है। इसको पूरी तरह से मूवमेंट कराने पर जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्रेन की होती है। इसी प्रकार किसी भी कोशिका को फंक्शन कराने के लिए न्यूक्लियस का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, वह बहुत जल्द ही सूख जाएगी अर्थात मृत हो जाएगी। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे सेल में न्यूक्लियस का क्या वर्किंग है। तो देखते हैं, इट इज़ द पॉपुलरली कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम अपने सेल्स का, अपनी कोशिकाओं का ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी कि यह दिमाग होता है। डिस्कवरी कब हुई थी? सन 1831 यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यदि जो हमारा न्यूक्लियस है हमारे सेल का हिस्सा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेलुलर कंपोनेंट, यह हमारे सेल का ही एक अहम हिस्सा होता है। आगे सेंट्रली लोकेटेड, यह जो होता है सेल के बीचों बीच में होता है। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो केंद्रक है यह हमारे सेल के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड यानी कि पूरी तरह से बीच में सेंटर्ड है। लार्ज इन साइज, हमारे सेल्स में अगर सबसे बड़ा कोई भी ऑर्गेनेल्स है तो वह हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में सबसे बड़ा होता है, अर्थात हम अपनी नग्न आँखों से कोशिका को तो नहीं देख सकते, सेल को नहीं देख सकते, परंतु जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं, जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो उसमें जो है सेल के अंदर केंद्रक जो है सबसे बड़ा दिखाई देता है, यानी न्यूक्लियस बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह हमारे पास हमारे न्यूक्लियस का जो है स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या इसके भाग हैं। तो पहला है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है कि यह जो है पूरी तरह से बाहर की तरफ होता है, केंद्रक की बाहर की तरफ। यह क्या करता है, न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन करता है। पहली बात इसका प्रोटेक्शन काम है। दूसरा है कि यह जो है पूरी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म की सुरक्षा करता है, यानी किसी भी साइटोप्लाज्म को अंदर आने से रोकता है। यानी कि यह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग सेपरेट करके रखता है। आगे एनवेलप क्या करता है देखते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर एनवेलप है यह 2 लेयर के मेम्ब्रेन से बना हुआ है। यहाँ देखिए लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, इन दोनों से बना हुआ है, यानी कि डबल लेयर है। डबल लेयर होने से यह पूरी तरह से प्रोटेक्शन करता है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह न जाएं। आगे है कवर्स न्यूक्लियस। यह पूरी तरह से न्यूक्लियस को कवर किए रहता है, ढका रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेपरेट्स द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यह क्या करता है कि इस न्यूक्लियस को, केंद्रक को साइटोप्लाज्म से सुरक्षा करता है। अगर यह न्यूक्लियस है तो यह मेम्ब्रेन एनवेलप क्या करेगा, जो न्यूक्लियस एनवेलप है यह साइटोप्लाज्म को अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, आगे है न्यूक्लियस पोर्स आर द प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर एनवेलप है, न्यूक्लियस एनवेलप, इसमें पोर्स होते हैं। यहाँ पर आप पोर्स देख रहे होंगे, ये जो थोड़े थोड़े जगह हैं यहाँ पर, ये पोर्स हैं। इनका काम होता है, पोर्स का अर्थ होता है छिद्र। छिद्र क्या करते हैं, यहाँ से मटेरियल को इन और आउट होने के लिए यह एक तरह गेट का काम करता है, डोर का काम करता है, परंतु साइटोप्लाज्म से एंटर नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। न्यूक्लियस पोर्स आर प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस छिद्र पाए जाते हैं। ये परमिट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द मटेरियल। यह मटेरियल को, किसी पदार्थ को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। यानी कि जो बाहर का एरिया है यह साइटोप्लाज्म, अंदर क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बीच में जो पोर्स होते हैं यह मटेरियल को अंदर या बाहर करने की परमिशन देते हैं, परमिट देते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का अर्थ होता है केंद्रक द्रव्य, यानी यह भी जलीय पदार्थ है। तो इसका काम है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस के अंदर जो है एक बेसिक तत्व के रूप में पाया जाता है, अर्थात यह बेस है। अगर यह नहीं रहेगा तो कोई भी हमारा यानी केंद्रक कार्य नहीं कर पाएगा।
टोटली कवर्ड बाय द न्यूक्लियर एनवलप, यह पूरी तरह से न्यूक्लियर एनवलप से ढका होता है, यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म एंटर नहीं कर सकता है, ये कवर होता है पूरी तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यह इसके दो कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है और क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस पोर्स है ये वाला, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोलस है, जो हम अभी इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आगे है क्रोमैटिन मटेरियल, यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल है, और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो डॉट डॉट यहाँ बिंदु हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके बाहर की तरफ जो डॉट दिखेंगे आपको यहाँ पर जिस लिख रहा है यह साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आगे जो छोटे छोटे यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, यह है, इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म दो तरीके का होता है, दो इसके कंपोनेंट हैं। पहला है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इस फिगर में यहाँ पर बना हुआ है। तो न्यूक्लियोलस का कार्य क्या होता है? इट इज़ नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस जो होता है यह राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर राइबोसोम्स का निर्माण होता है। अब राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन के संश्लेषित करने वाले इसमें ऑर्गेनेल्स हैं। यानी कि राइबोसोम्स प्रोटीन को संश्लेषित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। आगे है वन आर मोर इन नंबर्स। किसी भी सेल के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर यह एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है एक या एक से अधिक हो सकते हैं। आगे फार्म प्रोटीन्स फार्मिंग सेंटर्स राइबोसोम्स। ये क्या करते हैं कि जो राइबोसोम्स होता है वह प्रोटीन्स को इकट्ठा करके रखता है, और राइबोसोम्स को कौन बनाता है? वह बनाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी कि सब मिलाकर के बात यह है कि न्यूक्लियोलस ही जो है प्रोटीन को बनाता है, परंतु उसको रखता कौन है? वो रखता है आपका राइबोसोम्स। आगे देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, यहाँ पे देखिए जो है स्ट्रक्चर जो है धागे नुमा है, यह है क्रोमेटिन मटेरियल। इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड्स लाइक द स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वह बिल्कुल एक उलझे हुए धागे के समान होता है। देखिए यहाँ पर उलझा हुआ धागे की तरह है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कोई धागा हो और ज़मीन पर ऐसे बिखरा दो तो ऐसा स्ट्रक्चर बना है। यह क्या है? टोटल जो है एक स्ट्रक्चर बना है जो धागे नुमा है, यह है क्रोमेटिन मटेरियल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल टूटते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। जो यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल है यह क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात इसको ऑर्गेनाइज करता है। आगे क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। एक फादर के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल होंगे, जितने भी फीचर्स होंगे, वह डीएनए के रूप में अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन करता है? वो करता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि एक्स शेप्स का। तो यहाँ पर जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं क्रोमेटिन की जो मटेरियल हैं, यह जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? यह कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स क्या होता है? एक डीएनए मटेरियल है जो पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाता है। एक सेल से दूसरे सेल्स में उसी क्रोमेटिन मटेरियल के द्वारा डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है किसी भी सेल के अंदर एक या एक से अधिक हो सकता है। न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स जो होता है वह होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए, यानी कि यहाँ प्रोटीन का भंडार होता है। आगे देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या होते हैं। इनका जो संरचना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा होते हैं,
और इंटेंगल्ड होते हैं, मतलब कि यह पूरी तरह उलझे हुए होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वह ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम्स को। आगे है क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं पूरे जेनेटिक के जो मटेरियल होता है, जो इन्फॉर्मेशन है तो होता है अनुवांशिक का, वह डीएनए के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, तो रीड करते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमेटिन से बने होते हैं, तो इनका भी जो संरचना होता है वो थ्रेड लाइक होता है, अर्थात धागे नुमा ही होता है। कुछ ऐसे आपको फिगर में बने हुए दिखेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये भी होते हैं, ठीक है। विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है, सेल अपने टूटता है, बढ़ता है, उस समय दिखाई देते हैं। आगे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के भाग क्या क्या हैं। पहला है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी कि यह जो होता है कंपोनेंट्स के रूप में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। यानी क्रोमोसोम्स में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन दूसरा डीएनए। यानी डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन में हिस्टोन्स होते हैं जो एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। आगे देखते हैं डीएनए कंसिस्ट ऑफ द जीन्स, डीएनए में जीन्स होता है, जीन्स जो होते हैं एक अनुवांशिक लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड द जीन्स, जो डीएनए में जो फंक्शनल एरिया होता है, जो सेगमेंट होता है, उसे हम जीन के नाम से जानते हैं, इसको जीन्स बुलाते हैं, ठीक है। आगे है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो डीएनए के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। आगे फंक्शन देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन है न्यूक्लियस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका बड़ा अहम रोल होता है कि वह एक सेल्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए यह बहुत अहम रोल अदा करता है। यानी कि जब सेल में एक सेल से नेक्स्ट सेल बनती है, उसमें यह अहम रोल प्ले करता है। दूसरा है अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, एक सेल से डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाता है, और 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके जो है सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। और यह जो करता है यह टोटली डिपेंड करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल को रिप्रोडक्टिव करता है, अर्थात रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। आगे है ट्रांसमिशन ऑफ द हेरेडिटरी ट्रेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यहाँ कह रहा है ट्रांसमिशन, एक अनुवांशिक लक्षण को, ट्रांसमिशन लक्षण फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग यानी वंशज में। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वह टोटली पेरेंट्स के जो भी अनुवांशिक लक्षण होगा वह पूरे उसके वंशजों में ट्रांसफ़र करेगा, यानी जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसमें ट्रांसफ़र कौन करेगा, न्यूक्लियस करता है। आगे है कंट्रोल आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यह पूरी तरह से उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक होता है उपापचय। उपापचय में वे सभी कार्य आते हैं, जैसे कि इंसान जो है भोजन करता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, ये सभी मेटाबॉलिक फंक्शन में आते हैं, एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होंगे वो कंट्रोल कौन करेगा, किसी भी सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन होंगे, ये मान लीजिए सेल है, इन सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन होगा वो कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। आगे इफ़ इट इज़ रिमूव्ड, यदि इसको हटा दिया जाए, द प्रोटोप्लाज्म ड्राई अप, तो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। यदि न्यूक्लियस को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, पूरी तरह से सूख जाएगा, यानी डेड हो जाएगा।
कहने का तात्पर्य है कि अगर न्यूक्लियस न रहे तो क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता था। पहले जो है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म ही कहा जाता था, बाद में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग हो गए। तो प्रोटोप्लाज्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यह अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सूख जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसको एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करता रहता है। जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो पूरी तरह से सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स भी एक धागेनुमा संरचना के होते हैं। यह तभी दिखाई देते हैं जब इनमें सेल डिवीजन होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी क्रोमोसोम्स बना होता है प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए होता है फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन जो होते हैं हिस्टोन के बने होते हैं। डीएनए क्या करता है, इसमें एक आनुवांशिक जीन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि यह जो है रिप्रोडक्शन यानी सेलुलर रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। न्यूक्लियस जो करता है वह सेल डिवाइड करता है और नए सेल को बनाता है, जैसे 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे हो जाते हैं। आगे ट्रांसमिशन ऑफ द हेड, यह आनुवांशिक लक्षणों को यानी कि एक पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग वंशजों में ले जाता है, यानी आगे आने वाले सेल्स में या आगे आने वाली पीढ़ियों में ले जाता है। यह पूरी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यदि कह रहा है कि अगर सेंटर को हटा दिया जाए या न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो यह पूरी तरह से हमारा सेल जो है डेड हो जाएगा और आगे वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।